पिछले दिनों से कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म के बाद हत्या की चर्चा अब सुर्खियों में रहती है। एक महिला डॉक्टर के साथ अपराध वहां किया जाता है जहां पे वह काम कर रही होती है। क्यों सड़कें, घर, अस्पताल, दफ्तर महिलाओं के लिए अब सुरक्षित नहीं है? महाराष्ट्र के थाने में 4 से 6 वर्ष की बालिकाओं का प्ले स्कूल में यौन शोषण जैसी घटनाएं अब तो रोजाना हो रही है। कुछ मीडिया की सुर्खियां बनती हैं और कुछ सिस्टम और समझौते की चादर में छुप जाती हैं। ये समाज में हो क्या रहा है? समाज में महिलाओं की जगह क्या है? यत्र नारीस्तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की फिलॉसफी को मानने वाले हम सनातनी भारतीयों में खून के रिश्तों से बड़ा दिल का रिश्ता हुआ करता है। प्यार, मोहब्बत, आकर्षण, बंदिशें, झगड़े ये सब होते हैं। कच्ची उम्र में शरारतें भी होती हैं, पर इसके बावजूद भी एक संस्कार होता है जो लक्ष्मण रेखा पार करने की इजाजत नहीं देता। फिर ऐसी पार्श्विक घटनाएं दिल दहला देती हैं। इन पर विचार किया तो कुछ प्रमुख कारणों पर मेरा ध्यान गया। ये फिल्में, विज्ञापनों का मनोरंजन और आधुनिकता के नाम पर अश्लीलता परोसना, धीमी कानून प्रक्रिया लोगों को कानून का डर ही नहीं देता। देर से मिला हुआ न्याय किसी अन्याय से कम नहीं है। रेप जैसी घटना होने पर जिसमें लड़की की गलती नहीं भी होती, लेकिन समाज उसे ही घृणा के दृष्टि से देखता है। स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझने वाले लोग भी समाज का हिस्सा बने रहते हैं। रेप जैसी भयानक घटना का बड़े मंत्री और वकीलों के द्वारा कुछ हल्के में लिया जाना, लोगों का धर्म से विमुख होना और गलत सही में अंतर ना समझना तथा पॉर्न वीडियो आदि से लोगों में वासना का बढ़ता हुआ स्तर, ये प्रमुख कारण है जो मेरे को लगता है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, 16 दिसंबर 2012 दिल्ली का निर्भया कांड आप अभी भी नहीं भूले होंगे, जिसके बाद दिल्ली में तेज आंदोलन हुआ था। उस समय सारा विपक्ष निर्भया के समर्थन में उतर आया था और एक बेहद गरिमामय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित चुनाव हार गई थी। लेकिन कोलकाता के केस में ममता बनर्जी की सरकार और विपक्ष का एक बड़ा तबका अगर मगर कर रहा है। देश भर में डॉक्टरों के स्वतः स्फूर्त आंदोलन को केंद्र की सत्ताधारी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। यहां तक कि डॉक्टरों को भी बीजेपी का सपोर्टर बताया जा रहा है। यार, कितने अफसोस की बात है कि शीला दीक्षित को तो बार बार उसी छड़ी से पीटा गया था कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में ऐसा हुआ है। उन्हें निर्भया को श्रद्धांजलि देने तक फिरोग दिया गया था, लेकिन बंगाल के मामले में लोगों ने चुप्पी साध रखी है। यही नहीं, निर्भया के बारे में उस समय तर्क दिए गए थे कि वह इतनी रात बाहर क्यों निकली थी, जैसे कि लड़कियां रात में बाहर निकलेंगी तो पुरुषों का यह अधिकार उनसे छिन जाएगा। अगर वो निकल गई है तो उनके साथ आप कुछ भी कर लो, दुष्कर्म करो, उन्हें मार डालो। कोलकाता में भी तो ऐसा ही तर्क वर्तमान सत्ताधारी दल टीएमसी द्वारा दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वह लड़की सेमिनार रूम में उस वक्त क्या करने गई थी, वहां पर वो रात को क्या कर रही थी। अपराधी से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि वहां वो क्या करने गया था, उस पर कोई गलत नहीं बता रहा है। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि यह मामला मानव अंगों की तस्करी से जुड़ा हुआ है, इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। महिला डॉक्टर को इस बारे में पता चल गया था, वह इसकी शिकायत भी करना चाहती थी, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया। अब सच जो भी हो, लेकिन एक स्त्री ने वहां जान गंवाई है जहां वह काम करती थी। आखिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन ने क्यों नहीं की? उसके माता पिता को 3 घंटे तक उसके शव को क्यों नहीं देखने दिया गया? अज्ञात लोगों ने बड़ी संख्या में आकर अस्पताल में तोड़फोड़ क्यों की? बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ कोलकाता के सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों से होती है। क्या सचमुच में हमारे राजनेता, जिनमें स्त्री हो या पुरुष, अपनी अपनी सत्ता बचाने के लिए इतने अमानवीय हो गए हैं? औरतें सहज शिकार हैं और उनसे कोई सहानुभूति भी नहीं मिलती। निर्भया कांड के बाद नए रेप कानून की मांग की गई थी और उसे इतना कठोर बनाया जाए कि अपराधियों की रूह कांप जाए। कानून बना, मगर ऐसा हो नहीं सका। सोचे कि जब पढ़ी लिखी स्त्रियों के साथ सरेआम ऐसा हो रहा है तो उन गरीब स्त्रियों का क्या, जिनकी पहुंच ना पुलिस तक होती है, ना कानून तक, ना नेताओं तक। कुछ तथागतित बुद्धिजीवियों की पोस्ट पढ़कर तो लगता है कि ये इंसान भी कहलाने लायक है या नहीं। एक आम तर्क दिया जा रहा है कि कोलकाता पर बोलने वाले उत्तराखंड के दुष्कर्म पर क्यों नहीं बोलते, मणिपुर पर क्यों चुप रहते हैं। अरे मान लीजिए कि कोई उस वक्त नहीं बोला, तो क्या इस वक्त उसने अपने बोलने के अधिकार को किसी के पास गिरवी रख दिया है?
कि जब आपकी राजनीति को सूट करे तब आप उससे पूछकर कुछ बोलेंगे? देश में इन दिनों या तो आप पक्ष में हो सकते हैं या विपक्ष में। बीच की वह रेखा तो मिटा ही दी गई है। जब कोई दल अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ की जाए और कोई बुरा करे तो उसकी निंदा की जाए। आखिर कामकाज की जगह पर स्त्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से यह समाज क्यों बचता है? यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे स्वतः संज्ञान लिया, तो इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या महिला और महिला के दुष्कर्म में फर्क होता है? महिलाओं के प्रति अपराध कहीं भी हो, देश में किसी भी सत्ताधारी दल की सरकार हो, वह निंदनीय ही है और निंदनीय ही होगा। लेकिन उंगली अक्सर दूसरों की तरफ ही उठाई जाती है। दफ्तरों में यौन प्रताड़ना की निगरानी करने वाली कमेटियां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे महिला सुरक्षा के लिए ही बनाई गई थी। क्या कोलकाता के डॉक्टर के साथ हुआ अपराध इस श्रेणी में नहीं आता? दिल्ली में जब एक महिला के घर से कुछ दूर रात में हत्या कर दी गई थी, तब से यह कानून बना दिया गया था कि रात में जब कैब महिला को छोड़ने जाएगी, वहां उसके साथ दफ्तर का कोई आदमी होगा जो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यही नहीं, जब तक महिला अपने घर के अंदर नहीं चली जाएगी, तब तक कैब वहां से नहीं जाएगी। डॉक्टर जो 72 घंटे ड्यूटी करते हैं, उन्हें फर्क पे तो छोड़िए, अपने कामकाज के स्थान पे सुरक्षा ना मिले तो यह कितनी खतरनाक बात होगी इस भारतीय समाज के लिए। महिला डॉक्टर की हत्या के मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई जांच में अब चाहे जो भी आए, जो भी मिले, लेकिन वह लड़की जिसके माता पिता ने उसे डॉक्टर बनाया, उनके परिश्रम ने भी उसका पल पल साथ दिया, वह तो अब शायद वापस नहीं आएगी। आज जब बड़ी संख्या में लड़कियां कामकाज के लिए बाहर निकल रही हैं, तब सत्ताधारियों द्वारा उनकी हस्ती को मिटा देने के ऐसे षड्यंत्र क्यों सफल हो रहे हैं? कायदे से तो महिलाओं को अपनी सुरक्षा की आवाज के तहत उन दलों से सवाल पूछना चाहिए। पितृसत्ता चिल्लाइए और जब मौका मिले उसकी आड़ में या अपने अपने दलों की आड़ में छिप जाइए। यह कितना शर्मनाक और घटिया है। बंगाल हो या महाराष्ट्र, मणिपुर हो या गुजरात, उत्तर भारत हो या दक्षिण का भारत, जो नृशंस घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में घटित हुई हैं और अभी भी जारी है, उस आधार पर लड़कियां असुरक्षित ही हैं। एक बेटी का पिता तो अब यह सोच रहा है और पूरा देश आज यह सोचने को विवश है कि ऐसी घटनाएं आखिर कब तक घटित होती रहेंगी। मैंने खुद से यह सवाल नित्य पूछता हूं, प्रतिदिन पूछ रहा हूं। मन बड़ी ऊह पोह में रहता है कि जवाब क्या दूं, क्योंकि भारत में मेरा परिवार भी आता है और जब अपने स्वजन की कन्याओं को देखता हूं तो मन करता है कि कुएं की मेढक की तरह बोल दूं, जी बिल्कुल सुरक्षित है। फिर वो सब सामने आ जाता है जो नहीं भूला जा सकता, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, बाराबंकी, हाथरस, हर जगह ये सब रोज हो गया है और हम इसे रोजाना की एक खबर मान करके देख लेते हैं और भूल जाते हैं। ये जो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध आज समाज में हो रहे हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह संस्कार की कमी है। वहशीपन और मानसिकता दिवालियापन ने आज समाज को गंदा कर दिया है। बच्चों को कैरियर ओरिएंटेड बनाने के साथ साथ संस्कारों का पाठ पढ़ना भी उतना ही आवश्यक हो गया है। राम राज्य की कल्पना केवल मंदिर बनाने से नहीं होगी या तीर्थ यात्रा कराने से तो बिल्कुल नहीं हो सकती, अपितु आपको राम और कृष्ण के आदर्शों को भी बतलाना होगा। समय मात्र नारे लगाने का नहीं है, यह चिंतन करने का है, एक सामूहिक जवाबदारी का है, इच्छा शक्ति का है, क्योंकि घटना समाज में घटी है और आप हम सभी इस समाज के हिस्सा हैं। हम भी उतने ही जवाबदार हैं जितने कि बाकी लोग। दुष्यंत कुमार जी की यह लाइनें आज भी प्रासंगिक है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लात चलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए।